डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो इसके बारे में आज हम लोग आज की क्लास में जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एंटीबॉडी होते क्या हैं। एंटीबॉडी एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि हमारे किस में पाए जाते हैं, सीरम में या फिर टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं। ठीक है, सीरम में या टिश्यू फ्लूइड में। सबको पता है कि ब्लड में सीरम और जो होती है वो सेल्स होती है। तो सीरम में क्या है, सीरम ब्लड है तो इसमें जो होता है वो सेल होंगे और दूसरा क्या होगा, सीरम। तो इस सीरम में क्या पाया जाता है, अपना एंटीबॉडी। या दूसरे प्रकार के जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं उसमें भी जो है वो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और इनका प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट करता था, एंटीजन या फिर इम्यूनोजेंस जो होते हैं वो इसका जो होता है वो प्रोडक्शन को क्या करते थे, स्टिमुलेट करते थे। इन्हीं की वजह से बनता था। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये जो गामा ग्लोबुलिन प्रकार के जो प्रोटीन्स है, यही जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ध्यान रखना किस तरीके के ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। यही जो होता है वो एंटीबॉडी होते हैं। किससे सिक्रीट किया जाता है, बी सेल। बी सेल जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो यही जो बी सेल होता है वो पहले एंटीबॉडी को अपने सरफेस से बनाता है और उसके बाद फिर जो अलग अलग एंटीजेंस होते हैं उसके लिए जो होता है वो इसको सिक्रीट करता है। इसका जो नाम एंटीबॉडी है, इसको एंटीजन से बाइंड करने की क्षमता के कारण पड़ा, यानी जो काम करता है उसी के आधार पर इतना इसका नाम है। जैसे एंटीजन से बाइंड करने वाले का नाम क्या हो गया, एंटीबॉडी। और ये इसका बाद में नाम दिया गया इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन नाम जो था वो वर्ल्ड WHO ने दिया, जिसको आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में भी है। ठीक है, WHO। उसके बाद इसके जो होता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, जैसे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि कोई एक अगर एंटीबॉडी है तो किसी एक एंटीजन के खिलाफ ही, हम लोगों ने देखा भी है, और दूसरे एंटीजन के साथ में वो नहीं। एक एंटीजन एक विशेष प्रकार के जो होता है वो एंटीबॉडी से ही बाइंड होगा। एक एंटीबॉडी एक एंटीजन, जैसे एक लॉक एंड की एक ताले का एक विशेष चाबी, वैसे ही एक एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन के लिए। दूसरा हो गया डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी, यानी एक ही प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बनती, बल्कि अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती भी है। और हम लोगों ने देखा भी था एपिटोप के केस में कि इस एपिटोप के लिए एक अलग एंटीबॉडी बनती थी, इसके लिए अलग प्रकार की, इसके लिए अलग प्रकार की। तो डाइवर्सिटी देखिए कितने अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन सकती है। तीसरा हो गया मेमोरी, यानी एक बार अगर कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई तो उसके लिए हमारे शरीर में मेमोरी हो जाती, मेमोरी जो होती है बन जाती है। ये जो होती कोशिकाएं होती है, बी सेल मेमोरी सेल्स होती हैं। बी सेल की मेमोरी सेल वही जो होती है वो फर्दर जो होता है वो ये हमारे शरीर में जो होता है वो सुरक्षित रहती है। और फर्दर जब उस तरीके का कोई एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो इसका जो होता है वो जो प्रोडक्शन होता है वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। ये जो मेमोरी सेल होती है फिर इफेक्टर बी सेल बनाता है, जहाँ से फिर जो होता है वो एंटीबॉडी बनता है। पर एक्चुअल में हमको ध्यान रखना है, मेमोरी बी सेल जो होता है वो शरीर में जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने की जो भी मेमोरी होती है उसको सहेज कर रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आ जाता है। तीसरा होता है इम्यून टॉलरेंस, यानी अपने ही जो प्रोटीन है, हमारे शरीर में भी तो प्रोटीन है ना, अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हैं। इन कोशिकाओं या इन प्रोटीन्स को जो होता है वो पहचान लेता है कि ये वाला प्रोटीन तो हमारा अपने बॉडी से आया है और ये वाला प्रोटीन हमारे ये बॉडी का नहीं है। तो फिर इस किसके खिलाफ हम लोग को एंटीबॉडी बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस। कि अपने जो भी अपना बॉडी का जो पार्ट है उसके लिए जो होता है वो टॉलरेंस रखता है। इस चीज़ को मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तीनों का। ये तीनों हम लोग डायग्राम्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो बीच के जो दो हैं ये और ये होते हैं हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन। और ये जो है दो जो साइड में लगे हुए हैं ये है लाइट चेन। आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये एरो गलत दिया हुआ है। हैवी चेन एक्चुअली ये वाला है और लाइट चेन एक्चुअली ये वाला है। ठीक है, लाइट चेन ये वाला है। ये डायग्राम कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। इस हैवी चेन और लाइट चेन में आप देखिए सिर्फ ये वाला सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है, यानी ये वाला पोर्शन इसका और ये वाला पोर्शन ये होता है वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल, इसीलिए वेरिएबल। और अगर लाइट चेन का है तो लाइट चेन के लिए L, और अगर हैवी चेन का है तो वेरिएबल हैवी। उसी प्रकार से ये जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी बदलते नहीं एक एंटीबॉडी से दूसरे बॉडी में। यानी ये वाला नहीं बदलेगा, तो लाइट चेन का है इसलिए कांस्टेंट L, हैवी चेन का है इसलिए कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3। उसी प्रकार से इधर भी उसका जो होता है डिनोमिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फोल्ड वाली जगह है, ये फोल्ड वाली जगह इसको बोलते हैं हिंज रीजन, क्यों इसी की वजह से जो होता है वो इसको फ्लैक्सिबिलिटी मिल रही है, ये हिंज रीजन। और देखिए ये जो होता है आपस में किससे बने हुए हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड बहुत ज़्यादा
मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये भी तो ये एक जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर किसकी तरीके का है, वाई शेप का है, ठीक है। वाई शेप टाइप का जो होता है अपना एंटीबॉडी है, बीच में 2 हैवी चेन है और साइड में 2 लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में ही कांस्टेंट रीजन और जो होता है वो वेरिएबल रीजन पाया जाता है। वेरिएबल रीजन तो दोनों में 1 1 है, लेकिन कांस्टेंट रीजन जो होता है हैवी में 3 है और लाइट में 1 है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, वही चीज़ उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। अगला, वैज्ञानिकों ने पता कैसे किया कि इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है। तो इसमें एक्चुअल में पता उन्होंने इसलिए ऐसा किया था, तो इस यहाँ पे अपने को पढ़ने की जरूरत है कि किस एंजाइम से हम लोग अगर एंटीबॉडी को जो होता है वो ट्रीट करेंगे तो कैसी संरचना बनेगी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्लू वाला अपना हैवी चेन और ये जो होता है वो लाइट चेन, ठीक है, अपना बेसिक स्ट्रक्चर। और ढेर सारे क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग ये पेप्सिन एंजाइम से इसका डायरेशन करेंगे तो जो एक जो होता है वो वी टाइप का जो भी स्ट्रक्चर आएगा और आपस में अभी भी डाइसल्फाइड होंगे, उसको Fab2 फ्रैगमेंट कहते हैं। Fab2 फ्रैगमेंट कहते हैं। और नीचे का जो ये हिस्सा होता है उसको पेप्सिन जो होता है पूरा जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो ठीक है, Fab2 फ्रैगमेंट किसके काटने से आएगा, जब पेप्सिन एंजाइम से हिंज रीजन को पूरा काट दिया और Fab2 फ्रैगमेंट बन गया। उसी प्रकार एक और पेप्सिन से ही मिलता जुलता एंजाइम है पेपेन एंजाइम। अगर आप पेपेन एंजाइम से कट कर देंगे तो जहाँ कहीं भी हिंज रीजन थे, मतलब ये जो जुड़े हुए जो हिस्से थे, इसको जो है पूरा अलग कर देगा। और जब इसको पूरा अलग करेगा तो यहाँ पर, और इतना ही नहीं बल्कि ये हिंज रीजन के आसपास में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड थे उसको भी जो है वो ये हटा देता है। तो एक ये वाला फ्रेगमेंट बना ऊपर, जिसमें एक लाइट चेन और हैवी चेन दोनों का एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और दोनों इधर जो होता है वो हैवी चेन के दो कांस्टेंट रीजन। तो इस तरीके से अलग अलग हम लोगों को फ्रैगमेंट मिले। तो ये वाले जो फ्रैगमेंट ऊपर वाले ही फ्रैगमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग फैब फ्रैगमेंट, और ये होता है कांस्टेंट रीजन, एफ कांस्टेंट, ठीक है, एफ कांस्टेंट। एफ सी क्या होता है और फैब, यहाँ से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर मर्केप्टो इथेनॉल से करें तब तो कोई बात ही नहीं है, जितने भी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे। तो जो 2 हैवी चेन है वो मिल जाएंगे और 2 लाइट चेन, 2 हैवी और 2 लाइट चेन मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एंजाइम से डाइजेस्ट करने से हम लोगों को क्या मिलता है। पेप्सिन से करेंगे, अगर पेप्सिन से करेंगे तो एक Fab2, अगर जो होता है वो अगर पेपेन एंजाइम से करेंगे तो 2 फैब और 2 FC, ठीक है, 2 फैब 2 FC। फैब क्या होता है ध्यान रखना है, Fab2 क्या होता है वो ध्यान रखना है। अगर मर्केप्टो इथेनॉल से करेंगे तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन, ठीक है। तो यही चीज़ अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई थी। अब जब हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल सिंपल, मतलब ऐसे लाइन की तरह हम लोगों ने पढ़ लिया, बट एक्चुअल में ये लाइन की तरह नहीं होते। आप अगर ध्यान करेंगे तो प्रोटीन का जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था। तो यहाँ पे जितने भी आपको गोल घेरे दिख रहे हैं, मतलब कांस्टेंट रीजन 3, ये प्रोटीन के एक टर्शरी रीजन की यहाँ पे एक कल्पना कीजिए, यहाँ पे कल्पना कीजिए, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे फिर प्रोटीन के कुछ होता है टर्शरी स्ट्रक्चर कल्पना कीजिए, हिंज रीजन यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर की कल्पना कीजिए, यहाँ पे मतलब जितना भी ये जो होता है वो प्रोटीन के टर्शरी रीजन की अपन जो होता है वो इसमें कल्पना करते जाएं। तो आप इसको देखेंगे तो ये बहुत सारे जो होता है वो डोमेन से, अगर एक्चुअल संरचना देखा जाए तो कुछ इस तरीके से जो होता है वो अपने को दिखेगा, ये इस तरीके से जो होता है वो दिखेगा। उसी प्रकार इधर पे उसी प्रकार से। तो ये बहुत ही मल्टी डोमेन प्रोटीन होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का और मल्टी डोमेन प्रोटीन है। अब कौन सी चीज़ क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर किसका, एंटीबॉडी का, कि किस प्रकार से ये दिखते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान देने की है कि एक रीजन था जिसको हम लोग बोलते थे वेरिएबल रीजन, VH या VL, इससे जो है हम लोगों ने डोनेट करके रखा था। तो ये वाला जो डोमेन होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ये जो लास्ट वाले हैवी और इसका, यही दोनों आपस में जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं, जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा और टोप, पैराटोप। एपिटोप से जो बाइंड करे उस साइट को बोला जाता है पैराटोप। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, पैराटोप। जो एपिटोप से बाइंड कर ले उस साइट को क्या बोलेंगे, पैराटोप। तो सिर्फ यही वाले रीजन जो होते हैं वो हर डिफरेंट टाइप के एंटीजन के लिए जो होता है वो क्या देते हैं, स्पेसिफिसिटी देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जो हैवी चेन होते हैं
उसमें जो होते हैं कई अलग अलग प्रकार के हैवी चेन आएंगे। मतलब इस हैवी चेन का भी टाइप होता है और लाइट चेन का भी टाइप होता है। अगली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो होता है वो पूरा जो होता है वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो हैवी चेन्स होते हैं वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं, मतलब गामा, डेल्टा, अल्फा, म्यू और एप्सिलॉन, ऐसे करके जो होता है वो 5 प्रकार के जो होते हैं वो अपने जो होता है वो हैवी चेन होते हैं। मतलब 3 ये और म्यू हो गया और ये हो गया एप्सिलॉन, अभी आगे देखेंगे। उसी प्रकार जो लाइट चेन होते हैं ये होते हैं कप्पा और डेल्टा प्रकार के, 2 प्रकार के लाइट चेन और 5 प्रकार के अपने जो होते हैं वो हैवी चेन होते हैं। ठीक है, इस बात को अपन लोगों को देखना है। ठीक, अभी हम लोग इसको देखेंगे। ये उसका जो है पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस प्रकार के जो होते हैं वो हैवी चेन, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडी है, किसके आधार पे, उसके हैवी चेन में किस प्रकार का जो होता है वो प्रोटीन है। अगर उसमें गामा हैवी चेन है तो जी, देखिए जी, ठीक है। म्यू यानी म्यू अगर, तो ध्यान रखिए पहला लेटर सेम है, म्यू IgM, अल्फा तो A, D फॉर डेल्टा और एप्सिलॉन फॉर E। तो अब ध्यान रखिएगा जिस नाम को हमेशा एप्सिलॉन तो E, ठीक है, डेल्टा तो मतलब D, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस तरीके से 5 अलग अलग प्रकार के हैवी चेन्स के आधार पे 5 अलग अलग जो हो गई क्या हो गई, फंक्शनल क्लास हो गई। अब इनमें जो होता है वो कुछ खास स्पेसिफिसिटी होती है। तो IgG, हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन आता है या हम जब बचपन में होते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो इनकाउंटर करती होती है IgG। हमारे शरीर का अधिकांश जो एंटीबॉडी होता है वो इसी प्रकार का होता है, लगभग 80% एंटीबॉडी इस प्रकार के होते हैं। 7 से 23 दिन की इसकी लाइफ स्पेन होती है और बहुत सिंपल एंटीजन है। मतलब यही जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसी प्रकार का, यानी यहाँ पे एक पैराटोप और यहाँ पे पैराटोप, यानी एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन से जो होता है वो बाइंड कर सकता है। ठीक है, 2 एपिटोप से एक एंटीजन एक एंटीबॉडी जो है बाइंड कर सकता है, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, 2 ही साइट हैं इसमें बाइंड करके। तो मैं जैसा कह रहा हूँ जो नया बेबी आएगा उसमें शुरू में कौन सा वाला एंटीबॉडी आएगा, IgG। वो टॉक्सिन को भी काम करने का काम करता है और फेगोसाइटोसिस को जो इंड्यूस करता है बॉडी में वो कौन सा है, IgG। एक्चुअली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो डिफरेंट टाइप, इसके बाद फिर भी इसके जो होते हैं वो आइसोटाइप्स होते हैं, लेकिन हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे IgG के जो होते हैं 5 अलग अलग आइसोटाइप होते हैं, लेकिन उतना हम लोग डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, अपने काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो गया IgG। दूसरा होता है IgM। IgG के बाद दूसरा सबसे मात्रा 13% पाया जाता है। ठीक है, लाइफ स्पेन कम 5 दिन का है। इसमें 10 एपिटोप कैसे बाइंड करता है वो भी हम लोग देखेंगे। आपको एक बात ध्यान रखने की, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब कोई बैक्टीरिया शरीर में पहली बार जाएगा, जो हम लोग IgG पढ़ रहे थे वो बचपन में, मतलब बच्चे में जब पहली बार कुछ होगा तो, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए और हम लोग के शरीर में कुछ पैथोजन पहली बार जाएगा, तो अब सोचो कि अभी उतनी मेमोरी नहीं बनी हुई उस चीज़ के लिए, तो उसको ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल ज़्यादा एंटीजन को जो है वो बाइंड कर ले, ऐसा कुछ अपने को चाहिए। तो वो चीज़ कौन सी है, IgM। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि IgM एक अकेले एंटीबॉडी के फॉर्म में नहीं होता। IgM जो होता है वो 5 एंटीबॉडी का समूह होता है, 1 2 3 4 और 5, और ये पांचों जो होता है वो J चैन की सहायता से जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पांचों एंटीबॉडीज J चैन की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए आप समझिए एक एंटीबॉडी अगर 2 एंटीजन को बाइंड कर पाता था तो एक ही मतलब जो एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है IgM का वो कितने एंटीजन को काउंटर कर सकता है, अब 10। इसीलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर में आता है तो जो प्राइमरी रिस्पांस होता है, मैं मेमोरी रिस्पांस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया और बाद में उसके लिए जो है तो रिस्पांस बनेगा, पहली बार, इससे पहले उस चीज़ को हमारी बैक्टीरिया हमारे शरीर ने कभी नहीं देखा था। तो कौन सा वाला आएगा अपना, ये IgM। अगर कोरोना वायरस शरीर में जाएगा और मान लो कोई एंटीबॉडी बना रहा है तो कौन सा वाला आएगा, ये IgM प्रकार का एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। IgA ये जो होता है वो उसके बाद 6% पाया जाता है, 5 दिन इसका भी होता है। 4 एपिटोप, तो वहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 1 और 2। IgA जो होता है वो 2 जो होता है चेन होता है, और यहाँ भी ये दोनों भी किससे जुड़े हुए हैं, J चेन से। तो 4 एपिटोप, तो इसीलिए 1 2 3 4 एपिटोप से यहाँ पे बाइंड हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि माता की दूध, जो कहते हैं कि माता का 6 महीने तक हमेशा दूध पिलाते रहना चाहिए बच्चे को। क्यों, क्योंकि माता के दूध में क्या होगा, IgA
एंटीबॉडी, ये सभी सिक्रीशन में होता है, मिल्क में भी होता है, कोलोस्ट्रॉम में भी होता है, हमारे आंसू में भी, म्यूकस में भी, सलाइवा में, सभी में होता है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है म्यूकस, तो ठीक है, म्यूकस कफ वगैरह जो बनता है उस तरीके की चीज़, तो कौन सा इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू में अपने इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, तो उसके अगेंस्ट में कौन सा होगा, IgA। और बच्चों की जो आहार नाल होता है उसमें भी यही चीज़ पाई जाती है, क्योंकि माता से दूध ले रहा है बच्चा, आप समझ सकते हैं इस बात को। IgA। नेक्स्ट है IgD। IgD उतना इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी नहीं है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, एक सिंपल सा है, और इसका अभी तक बहुत एक्सटेंसिव जो होता है इसके फंक्शन को कोई खोजा नहीं गया है, लेकिन इस ऐसा कहा जाता है कि बी लिम्फोसाइट के सरफेस में पाया जाता है, और फर्दर बी सेल यानी मेमोरी सेल से फर्दर अगर कोई नया इफेक्टर टाइप का बी सेल बनाना होगा तो उसके लिए इसको जो होता है वो काम में लिया जाता है, और ये कुछ रिसेप्टर की तरह भी इस तरह से भी व्यवहार करता है। एक जो अंतिम क्लास की जो एंटीबॉडी है वो है IgE। IgE की डिस्कवरी किसने की, ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाइपर सेंसिटिव, यानी किसी को अगर एलर्जी है किसी भी चीज़ से, किसी को धूल से एलर्जी हो जाती है, किसी को परागकण से एलर्जी हो जाती है, किसी को भी किसी भी चीज़ से, किसी को चिकन से, किसी को किसी चीज़ से, तो एलर्जी किसके कारण होती है, IgE एंटीबॉडी जो हमारे उसके शरीर में जो होता है अधिकता में बन जाता है उसके कारण। उसके अलावा FC रिसेप्टर, आप ध्यान देंगे FC बना था जो फैब और फैब के नीचे वाला FC, तो इसके लिए जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं में यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ताकि जो होता है वो एंटीबॉडी यहाँ से बाइंड कर रही है, एंटीजन से एंटीबॉडी ये बाइंड की, ये उसका FC वाला हिस्सा और ये वाला रिसेप्टर, जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो फिर ये जो भी फेगोसाइटोसिस वाली कोशिकाएं हैं उससे एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस करने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं, बेसोफिल या मास्ट सेल, तो ये एक्टिव हो जाती है। मास्ट सेल फिर मैक्रोफेज बनाएगा, तो ये जो FC रिसेप्टर वाली कोशिकाओं को भी एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, अपना IgE। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ही लिया कि जो होता है वो IgM पेंटामर है, IgA जो होता है वो डाइमर है, और बाकी तीनों जो है वह कैसे हैं, सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखने का है, कौन सा है प्रकार का है। इसकी जो होता है फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, IgG, इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 80% कौन सी चीज़ मौजूद थी हमारे शरीर में, IgG मौजूद थी। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सभी को न्यूट्रलाइज करता है। टॉक्सिन, कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स क्या होता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे, और एंटीजन से बाइंड करने का सबका काम कौन सा करता है, IgG वाला हम लोगों को करता है। ठीक है, IgA जो दूसरा एक एंटीबॉडी जिसको हम लोग कह रहे थे कि सिक्रीशन में पाया जाता है, मतलब म्यूकस में या माता के दूध में, उसमें जो पाया जाता है वो एंटीजन या माइक्रोब को अभी शरीर के अंदर पूरी तरीके से घुसा नहीं है, तब भी जो होता है उसको मार सकता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे को सुरक्षित देर रखना है भाई, तो इसलिए उसको मार सकता है, और ये सिक्रीशन में पाया जाता है। ये चीज़ तो हम लोगों ने देखी रखी हुई है। ठीक है, IgA का जो एक और जो काम है वो है हम लोगों ने देख ही चुके हैं, इंटेस्टाइन, नोज, लंग, और ये जो सर्दी खांसी वाली तमाम चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, IgA। IgM जो हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप का है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ये वाली इस वाला एंटीजन होगा और इसके लिए एंटीबॉडी बनेगी, तो कौन से उसी से जो होता है ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होता है। और फेगोसाइटोसिस भी इन्हेंस होता है, देखो, क्योंकि बहुत आसानी से जो होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ सकता है। फिर IgE एलर्जी, हम लोगों ने देखा ही IgE जो होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा, IgE, क्योंकि मास्ट सेल और बेसोफिल सेल को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, पैरासाइट्स मतलब ये प्लाज्मोडियम एटसेट्रा वगैरह जो हमारे शरीर में आएंगे तो उसके लिए भी काम आता है। IgD का उतना भी खास फंक्शन पता नहीं है। अगर हम लोग ओवरऑल स्पेसिफिक फंक्शन पे ना जाएं और इसके जो थे फंक्शन को देखें, तो पहला फंक्शन तो अपन पता लग गया, एंटीजन की बाइंडिंग है। ठीक है, जो भी एंटीजन उससे होगा उसको बाइंडिंग, तो वैलेंसी, तो IgM होगी तो वैलेंसी कितनी है, 10, क्योंकि एक एंटीबॉडी जो होता है वो 10 एंटीजन के साथ में बाइंड कर पा रहा है। IgA तो 4 और बाकी सब के लिए 2, तो ये जो होता है वो एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है उसके आधार पे उसकी क्या हो गई, वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टर फंक्शन। इफेक्टर फंक्शन मतलब एलिमिनेट करना, एक्टिवली जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक होता है फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल्स बाद में टी सेल्स को जो होता है रिक्रूट करते हैं। तो क्या होता है, जब एंटीबॉडी किसी एंटीजन को यहाँ पे पहचान लिया
तो फिर ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट से बाइंड करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो पूरा एक सिग्नलिंग नेटवर्क चला करके टी सेल को रिक्रूट कर देते हैं और टी सेल जो होता है फिर इसका फेगोसाइटोसिस या दूसरे माध्यम से जो होता है इसका न्यूट्रलाइजेशन करा देता है। तो कॉम्प्लीमेंट को पहले एक्टिवेट करा के ये काम कर सकते हैं। दूसरा, ये खुद ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कोई वायरस टाइप की कोई चीज़ आई तो सरफेस में उससे बाइंड कर गए, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आया सरफेस में, और उसको जो होता है बॉडी के भीतर या जिस कोशिका, हम लोगों को पता है कि जब तक वायरस को कोई होस्ट सेल नहीं मिल जाता तब तक वो जो होता है वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। तो अगर वायरस से जो होता है ये बाइंड कर गया और उसको जो होता है होस्ट सेल के अंदर इंटर करने से ही मना कर दिया तो वायरस को इन लोगों ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है ना। अगर कोरोना वायरस के लिए ढेर सारी एंटीबॉडी बन जाए और वो हमारी ये जो भी हमारी जो ये सांस लेने वाली जो भी कोशिकाएं हैं, मतलब इस वाले हमारे नाक से लेकर लंग तक उसमें कहीं पे जाए ही नहीं, तो जो होता है पूरा क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस न्यूट्रलाइज, अगर किसी में उस तरीके की एंटीबॉडी बन जाए। तो एंटीबॉडी वायरस से बाइंड कर गए, इसलिए ये वाला वायरस अब अपने होस्ट में नहीं जा सकता, तो वहां पे उसका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। एक और स्टेप होता है जिसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये बैक्टीरिया इससे जो होता है एंटीबॉडी बाइंड की। अब एंटीबॉडी बाइंड की तो अभी भी वो ब्लड में उससे बाइंड कर गई, और क्योंकि ये एंटीबॉडी बाइंड की तो इसका जो एफसी रिसेप्टर जो था एंटीबॉडी का, अब इसके लिए रिसेप्टर किसमें है, मास्ट सेल या बेसोफिल या कोई भी ऐसी कोशिका जो फेगोसाइटोसिस कर सकती है, उसके लिए जैसे ये है अपना ये, तो यहाँ पे इसका हो गया एफसी रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया एफसी रिसेप्टर पाया जाता है, और ये हो गया अपने एंटीबॉडी का एफसी वाला फ्रेगमेंट, ये और ये। तो अब ये बैक्टीरिया हो सकता था इसके संपर्क में कभी नहीं आता, लेकिन क्योंकि अब ये एंटीबॉडी से बाइंड कर गया और इसके एफसी वाले पोर्शन को पहचानने वाला जो रिसेप्टर है वो किस में है, ये जो भी कोशिका है मास्ट सेल बेसोफिल वगैरह जो कि फेगोसाइटोसिस कर सकती थी उसमें है। तो अब ये बैक्टीरिया आसानी से इसके संपर्क में आ गया और आसानी से उसका क्या हो सकता है, फेगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन भी एक प्रक्रिया है जिससे बैक्टीरिया या कोई दूसरे जो टॉक्साइड्स हैं उसको जो है वो हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये वाला लेक्चर जो होता है वो ख़त्म होता है, और आगे हम लोग फिर देखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं।